Hello everyone. Today we are here to discuss CLAT paper 2024 and I'll be discussing my sections, that is maths and reasoning. Alright, so I would like to begin by saying that this year's paper was relatively easy. Maths and reasoning section I'm talking of specifically. There were no surprises. ऐसा कुछ नहीं था कि कुछ नई चीज़ पूछी गई थी, जैसे हमेशा पूछते हैं DI डेटा इंटरप्रिटेशन, वही आपसे मैथ्स में पूछा गया था. रीजनिंग में एनालिटिकल रीजनिंग ही पूछी जाती है. यू आर गिवन पैसेजेस एंड क्वेश्चंस आर आस्क्ड एंड उसी तरह के आपके क्वेश्चंस आए थे. बट आई वुड ऑल्सो लाइक टू ऐड बाय सेइंग दैट मैथ्स में आपकी कैलकुलेशंस पार्ट वाज ऑल्सो वेरी ईजी. जो आपके क्वेश्चंस भी आए थे बहुत ईजी क्वेश्चंस आए थे. कैलकुलेशंस वर ऑल्सो वेरी ईजी. With basic preparation, you could have solved maths questions, okay? And I'm going to do the analysis for you so that you can check कि जो आपने answers दिए हैं वो correct है कि नहीं है. So we'll be seeing both maths and reasoning section. I'm sure students you must have done very well in maths and reasoning section. So as I always say that जहाँ तक बात है maths and reasoning की, maths की, so maths में आपका basically questions आते हैं DI के. एंड DI करने के लिए, डेटा इंटरप्रिटेशन करने के लिए 4 ही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं: परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन. और इस बार जो आपके DI के क्वेश्चंस आए उसके लिए 2 ही चीज़ें इंपॉर्टेंट थी. एक थी परसेंटेज एंड लिटिल बिट ऑफ रेशियो. बेसिकली आई वुड लाइक टू स्ट्रेस कि आपके दोनों क्वेश्चंस परसेंटेज से रिलेटेड ही थे. तो अगर आपके परसेंटेज के कंसेप्ट क्लियर है, विच आई एम श्योर क्लियर होंगे, तो यू कुड ईजिली आंसर. ओके, now I would like to solve these questions for you. Let us see. So आपका question था DI का. I am going to make some space so that we have space to answer the questions. I'll draw the diagram for you. Alright, so there is enough space now. Okay, so it says automobiles are the most preferred mode of transportation because they allow to cover large distance quickly. Resultantly, vehicles have been developed that run on diesel, petrol and even electricity, which is a remarkable innovation. Doesn't matter. So, DI में कोई भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, योर स्ट्रैटेजी मस्ट बी कि पहले तो हम पता करें कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, एंड वी मेक अ डायग्राम अकॉर्डिंगली. हमने हल्का फुल्का कहीं कुछ लिख लिया, थोड़ा सा सॉल्व कर लिया, उससे हमारे आंसर्स नहीं आते. थोड़ा सा टाइम हमें डिवोट करना पड़ता है टू मेक द डायग्राम एंड फीड एंड ऑल द डेटा. जब आपका डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा, यू कैन बी श्योर कि मेरे सारे आंसर्स करेक्ट होंगे. ओके, तो पहले आप पढ़ो कि किन चीज़ों की बात हो रही है और आप किस टाइप से अपना डायग्राम बनाओगे. सो 3 तरह की कार्स की बात हो रही है: डीजल, पेट्रोल एंड इलेक्ट्रिक कार्स. Diesel, petrol and electric cars. And during a survey, percentage wise distribution of cars in 4 different states was there and information regarding that was available regarding the ratio between diesel cars, petrol cars and electric cars. 4 states, state 1 2 3 4, 4 तरह की states हैं. तो हमें ये देखना था कि उन 4 तरह की states में कितनी डीजल कार्स थी, कितनी पेट्रोल कार्स थी एंड कितनी इलेक्ट्रिक कार्स थी. तो जो अपना डायग्राम बनाओगे, यू आर गोइंग टू बी मेकिंग अ डायग्राम लाइक दिस. तो वी आर गोइंग टू टॉक ऑफ डीजल कार, पेट्रोल कार्स एंड इलेक्ट्रिक कार्स. ओके, in 4 different states: State 1, State 2, State 3 and State 4. This is how we are going to solve. Okay. So there were total 8,000 cars. Total cars थी 8,000. Okay. Now of these, State 1
had 15% of total cars in the ratio 3:4:1. State 1 had 15% cars in the ratio 3:4:1, that is diesel, petrol and electric. तो स्टेट 1 में अगर हम बात करें स्टेट 1 की, 8000 में से उनके पास 15% कार्स थी, दैट मेक्स इट 1200. तो स्टेट 1 में टोटल 1200 कार्स थी. स्टेट 1 है टोटल 1200 कार्स in the ratio 3:4:1. In the ratio 3x is to 4x is to 1x, that is total 8x. 8x is equal to 1200, right? 8x is equal to 1200. So x will be equal to, so x will be equal to 1200 by 8, that is 150. So 3x हो गया, 3 into 150 450, 4x हो गया 600 and 1x हो गया 150. Okay, so 450 diesel cars, 600 petrol cars and 150 electric cars. आप टोटल भी करोगे, that is coming out as 1200. तो स्टेट 1 की बात थी, 8000 कार्स में से 15% कार्स थी, 8000 में से 15% कार्स थी स्टेट 1 में, दैट इज 1200. 1200 फर्दर वर इन द रेशियो 3:4:1, which are split in numbers 450, 600 and 150. Okay, I hope I can erase this because I'll be needing some space for further calculations. If we talk of state 2, state 2 had 20% of the total cars. State 2 में थी 20% cars. So 8000 का 20%, that is 1600, and they were in the ratio 5:3:2. They were in the ratio 5x is to 3x is to 2x, that makes it 10x, which is equal to 160. So x is equal to 16. So 5x, that is equal to, that makes it 160. Okay, so 160 into 5, that makes it 800, into 160, that makes it 480, and 2 into 160, that makes it 320. So state 2 में टोटल थी 1600 कार्स एंड उसमें से पेट्रोल कार्स हो गई 800, डीजल कार्स हो गई 800, पेट्रोल कार्स हो गई 480 एंड इलेक्ट्रिक कार्स हो गई 320 एंड टोटल थी 1600 कार्स. तो स्टेट 1 के बारे में बता दिया, स्टेट 2 के बारे में बता दिया. स्टेट 3 हैड 30% ऑफ द कार्स. अकॉर्डिंगली वी कैन सॉल्व. सो 8000 का 30%, ठीक है, उसमें से आप फर्दर स्प्लिट करोगे इन द रेशियो 4:5:3. सो दैट इज 8000 का 30% विल कम एज 2400. एंड 2400 को आप फर्दर स्प्लिट करोगे इन द रेशियो 4:5:3. 4:5:3 में हम स्प्लिट करेंगे. सो ये हो जाएगा 800 is to 1000 is to 600. एंड 30% कार्स यहाँ है, 20% यहाँ है, 15% यहाँ है. दैट मीन्स रिमेनिंग 35% ऑब्वियसली स्टेट 4 में होंगी, बट उन्होंने वो भी मेंशन करा हुआ है, इतनी डिटेल में आपको दे रखा है. स्टेट 4 है 35% ऑफ द टोटल कार्स, ऑब्वियस सी बात है. एंड 35%, 8000 का 35% मेक्स इट 2800 एंड इट दे आर स्प्लिट इन द रेशियो 7:5:2. तो 7:5:2 में अगर हम स्प्लिट करेंगे 2800 को, दैट विल मेक इट 1400, 1000 एंड
400. And with this, you have the complete data now. Total 8,000 cars हैं, जिसमें से स्टेट 1, 2, 3, 4 में इतनी कार्स हैं. फर्दर उनके डिवीजन दिया है कि इतनी डीजल कार्स है, इतनी पेट्रोल कार्स है, इतनी इलेक्ट्रिक कार्स है. सो एवरीथिंग इज गिवन टू यू. So once everything is given to you, it is very easy for you to answer further. So if we see our questions, आपका क्वेश्चन नंबर ए दिया हुआ है. अब नाउ यू डोंट नीड द क्वेश्चन. अब क्वेश्चन की आपको नीड नहीं है, सारा डेटा आपके पास दिया हुआ है. ओके, क्वेश्चन नंबर 1. If 45% of electric cars in state 4 are air conditioned, 45% of electric cars in state 4 are air conditioned. 400 में से 45% इलेक्ट्रिक है एंड रिमेनिंग आर इलेक्ट्रिक कार्स में से एसी वाली हैं एंड द रिमेनिंग आर नॉन एसी. तो व्हाट इज द नंबर ऑफ नॉन एसी कार्स? 45% एसी कार्स है तो नॉन एसी कितनी हो गई? 55%, राइट. तो 400 का 55% नॉन एसी कार्स हो गई. दैट विल मेक इट 220. वेरी सिंपल. तो जितनी कार्स हैं उसका 45% एसी कार्स हैं, तो बाकी नॉन एसी होंगी 55%. तो 400 का 55% इज 220. दैट इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर. ओके, बहुत इजी क्वेश्चन. वील सी वन मोर क्वेश्चन. नंबर ऑफ पेट्रोल कार्स इन स्टेट 2 is how much percentage more than number of diesel cars in state 1? Number of petrol cars in state 2. State 2 petrol cars. State 2 में State 2 में पेट्रोल कार्स कितनी हैं? 480. Number of petrol cars in state 2 is how much percentage more than number of diesel cars in state 1? Diesel cars in state 1 is 450. अब आपसे पूछ रहे हैं कि ये स्टेट 2 के पेट्रोल कार्स कितना परसेंट ज़्यादा हैं कंपेयर टू स्टेट 1 की डीजल कार्स. कितना परसेंट ज़्यादा? जब भी कम या ज़्यादा पूछा जाता है तो हम सारी कार्स नहीं कंपेयर करते, उनके बीच का डिफरेंस कंपेयर करते हैं. तो कितनी ज़्यादा है? 30 ज़्यादा कंपेयर टू 450. परसेंटेज में करने के लिए इंटू 100. So that is 100 by 15%, which further अगर आप इसको solve करोगे तो that is 6.66%. So 6.67% that becomes your answer. So my point of explaining these questions to you is that you can see that these questions are very easy. कभी भी DI का क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, पहले देखते हैं किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, अकॉर्डिंगली अपना एक डायग्राम बनाते हैं. जब हमारा डायग्राम बन गया, एक एक करके इन्फॉर्मेशन फीड करो. इसमें तो कैलकुलेशन भी बहुत इजी थी इस बारी. आपने डेटा फीड करा एंड यू विल फाइंड द आंसर. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड फर्स्ट क्वेश्चन. अब इसी के बाद एक क्वेश्चन और था आपका, वो भी देख लेते हैं. ओके, सो दिस क्वेश्चन was this question is about a survey was conducted about the population of a particular region having working population. इस तरह का क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आया था, बट लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस बारी कैलकुलेशंस आपकी और भी इजी थी. ओके, सो इट सेज अ सर्वे वाज कंडक्टेड अबाउट पॉपुलेशन, ओके, अबाउट पर्टिकुलर रीजन हैविंग वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ 3 लाख. 3 लाख लोग थे जो वर्किंग पॉपुलेशन थे, एंड दे वर डिवाइडेड इन द कैटेगरीज ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, casual wage workers and regular salaried workers in both urban and rural areas. Okay, so this question is basically about working population 3 लाख लोगों की of rural and urban areas, which is further divided कि rural areas में and working areas में कितने लोग self employed हैं, कितने casual wage workers हैं and कितने regularly salaried workers हैं. Okay, so we need to make the diagram on the basis of that. सबसे पहले तो हम एक डायग्राम बनाएंगे.
Right. So we can make the diagram like this. This is rural area, this is urban area. सबसे पहले तो जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें कितने लोग रूरल एरियाज में हैं, कितने अर्बन एरियाज में. देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेल्फ एम्प्लॉयड कितने, देन कैजुअल वेज, and then we are going to talk about the regular salaried. Okay, टोटल जितने भी लोग हैं उसमें से कितने तो रूरल एरियाज में हैं, कितने अर्बन एरियाज में हैं. टोटल 3 लाख लोग हैं. ठीक है, टोटल 3 लाख लोग हैं. एंड फर्दर वी नीड टू सी द डिविजन्स. Now it says self-employment is a key source of income in both rural and urban areas, but it is more prevalent in rural areas than in urban areas. Okay, self-employment important है, but it is more prevalent in rural areas. Rural areas में 56% of population, rural areas की 56% of population self-employed है. Okay. एंड अर्बन एरियाज की 40% पॉपुलेशन सेल्फ एम्प्लॉयड है. रूरल पॉपुलेशन वॉज 48% ऑफ टोटल पॉपुलेशन. रूरल पॉपुलेशन वॉज 48% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन. टोटल जितनी भी पॉपुलेशन है उसकी 48% पॉपुलेशन रूरल एरियाज में रहती है. 48% रूरल एरियाज में रहती है, तो रिमेनिंग 100 में से 48 गया, 52% अर्बन एरियाज में रहेगी. राइट. अब इसको तो हम निकाल सकते हैं. 3 लाख का 48% रूरल पॉपुलेशन एंड 3 लाख का 52% अर्बन पॉपुलेशन. ओके, तो 3 लाख का 48%, या पहले हम पूरा डायग्राम पूरा सब कुछ ही लिख लेते हैं, देन वील सॉल्व दिस. ऑलराइट, वी हैव सीन टिल हियर. नाउ रेगुलर सैलरीड वर्कर्स इन अर्बन एरियाज वो 48% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन. रेगुलर सैलरीड वर्कर्स थे 48% in urban areas, whereas in rural areas regular salaried workers constituted 12% of rural population. Rural population का सिर्फ 12% यहाँ पे है. अब ये डेटा हम खुद निकाल सकते थे, स्टिल उन्होंने मेंशन कर दिया. 100% पॉपुलेशन में से 56% पॉपुलेशन रूरल एरियाज की सेल्फ एम्प्लॉयड है एंड 12% रेगुलर सैलरीड है. तो रिमेनिंग कैजुअल वेज हो गई. यहाँ पे भी रिमेनिंग निकाल सकते हो, बट उन्होंने वो भी डेटा आपको दे दिया, जैसे कि कैजुअल वेज वर्कर्स इन रूरल एरियाज वर 32%, whereas in urban areas it was 12%. ये नहीं भी देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम खुद भी निकाल सकते थे. राइट, नाउ वी कैन जस्ट पुट इन द डेटा. सो 3 lakhs का 48% is 1,44,000. I'll change the color. सेम वे 3 लाख का 52% आप निकालोगे तो अर्बन पॉपुलेशन आ जाएगी, या 3 लाख में से ये माइनस कर दो तब भी अर्बन पॉपुलेशन आ जाएगी. सो अर्बन पॉपुलेशन बिकम्स 1,56,000. अब ये टोटल रूरल पॉपुलेशन हो गई. इसका 56% सेल्फ एम्प्लॉयड है, इसका 32% कैजुअल वेज है एंड रिमेनिंग 12% रेगुलर सैलरीड है. सेम अर्बन का हम निकाल सकते हैं. सो आई कैन राइट द डेटा फॉर यू. सो 1,44,000 का 56% बिकम्स 80,640. 32% इज 46,080 एंड 12% इज 17,280. सेम वे टोटल इतनी अर्बन पॉपुलेशन है जिसका 40%, दिस इज 18,720 एंड दिस इज 74,880. ये हो गया हमारा सारा डेटा एंड आवर क्वेश्चन इज सॉल्व्ड. सारा डेटा आपने लिख लिया है. 3 लाख लोगों में से गांव में इतने लोग रहते हैं एंड शहर में इतने लोग रहते हैं.
जितने लोग रूरल एरियाज में रहते हैं उसमें से इतने सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, इतने कैजुअल वेज है, इतने रेगुलर सैलरीड हैं. सो सेम गोज फॉर द अर्बन एरियाज. ओके, सो वी हैव सॉल्व दिस. एक आधा क्वेश्चन देख लेते हैं. बाय व्हाट परसेंटेज द नंबर ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स इन रूरल एरियाज इज मोर देन द नंबर ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स इन अर्बन एरियाज. सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स इन रूरल एरियाज कितने परसेंट ज़्यादा हैं कंपेयर टू दैट इन अर्बन एरियाज. तो अभी मैंने आपको बताया था, और ऑब्वियसली अगर आपने मेरी क्लासेस अटेंड करी हैं तो मैं हमेशा बताती हूँ, जब भी आपसे पूछा जाए कितने कम या ज़्यादा हैं तो आप दोनों के बीच का डिफरेंस कंपेयर करते हो, राइट. तो 80,000 कुछ हैं रूरल एरियाज में, अर्बन एरियाज में 62,000 कुछ. दे आर आस्किंग रूरल एरियाज में कितना परसेंट ज़्यादा है. सो कितने ज़्यादा हैं, माइनस compared to that in urban areas, that makes it 18,240 upon 6,400, which is approximately 30%, but 29.23% आपका आंसर आएगा. This is your answer. This is the answer for question number 115. Similarly, I'll give you an answer for question number 116. What is the ratio of urban and rural working population? Rural population versus urban population. कितना रेशियो बता दो. पहले आपको अर्बन का पूछा है. अर्बन की पॉपुलेशन कितनी है? 52%. वर्सेस रूरल की पॉपुलेशन कितनी है? 48%. That makes it 13:12. अब अगर हम सोचें कि हमने तो परसेंटेज कैलकुलेट कर ली, तो पॉपुलेशन करनी चाहिए थी, और आप बैठ के कर रहे हो 156,000 इज टू 144,000, और इसको आप सॉल्व कर रहे हो और करे जा रहे हो, एंड आपका तब आंसर आ रहा है 13:12. ऑब्वियसली वो भी करेक्ट है, बट व्हाट इज द पॉइंट. हमें रेशियो तो निकालना है. तो ऑब्वियसली अर्बन पॉपुलेशन है 52%, रूरल पॉपुलेशन है 48%. 100 में से 52 वहाँ है, 48 वहाँ है. रेशियो निकाल लो. 52:48 विच इज 13:12. सो यू मस्ट हैव सीन दैट एक्चुअली में आपका पेपर बहुत ईजी था इस बारी क्लैट का. ठीक है, कैलकुलेशंस भी काफ़ी ईजी थी, बट आई वुड स्टिल वांट दैट यू ट्राई द क्वेश्चंस ऑन योर ओन वंस. ओके, आई एम श्योर आपने पेपर में दिए हैं. एक बारी मैंने आपको बता दिया, तो आप इसको अब इस तरीके से भी चेक करो, अपने आंसर्स टैली करो, एंड आई एम श्योर यू विल फाइंड द करेक्ट आंसर्स. ओके, सो ये था हमारा मैथ्स का सेक्शन. एंड इफ यू टॉक ऑफ रीजनिंग सेक्शन, यू हैड 3 पैसेजेस. एक आपका पैसेज आया है कोटा सुसाइड से रिलेटेड, जो कि इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल आया था, उससे रिलेटेड है. Then we had another passage related to AI. Yes. So AI से related. AI, artificial intelligence से related, this passage. And then you had a more of a English based passage, जहाँ पे आपकी analytical skills को check किया जा रहा है. So you had a passage related to this. सो हमारा जो पैसेज है ये है थोड़ा सा इंग्लिश से रिलेटेड, एंड यू हैव टू जस्ट रीड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड. थोड़ा कॉम्प्रिहेंड करना आपको इस पैसेज को. सो एक मैं आपको दिखा देती हूँ. लेट अस सॉल्व वन पैसेज. सो दिस वाज योर पैसेज. लेट्स ट्राई एंड सॉल्व दिस. सो वर्ड्स रिमेन एन एनिग्मा. व्हाट इज एनिग्मा? एनिग्मा इज लाइक अ पजल. Words remain an enigma. Their presence within human sphere is a unique mystery. Okay? Words एक puzzle रहते हैं, एक confusion है, एक puzzle है, एक mystery है, और उनकी presence within human sphere is a mystery. Okay? अब once you start reading it, you will come across certain words जो आपको मुश्किल लगे होंगे. But as I always say, आप सोचो हम बैठ के वो कैब की लिस्ट पढ़ते रहें, उन्हीं को लर्न करते रहें, वो तो आपको करना है, बट उससे ज़्यादा हेल्प होती है अगर वी डू न्यूज़पेपर रीडिंग. अगर आप न्यूज़पेपर्स पढ़ते हो डेली,
आपकी वो कैप इतनी इम्प्रूव होती है ऑन रेगुलर बेसिस, और ये भी वो भी मैजिकली नहीं होती, उसमें भी यू कम अक्रॉस वर्ड्स, मेक अ लिस्ट ऑफ दैट, you keep reading and a point comes that even if you don't know the exact meaning of a word, you know किस context में वो use होते हैं, तो you start to understand कि अच्छा इस word का मतलब ये है, ठीक है. So reading is the most important thing, उसी से आपकी vocabulary improve होती है. So यहाँ पे कुछ words ऐसे हैं जो कि अच्छी level के हैं. Let's see. They form an intricate tapestry. Now what is tapestry? Tapestry is a काइंड ऑफ अ क्लॉथ जहाँ पे बहुत इंट्रिकेट डिज़ाइन बना होता है. ओके, सो यू कैन से इट इज़ एन इंट्रिकेट डिज़ाइन दैट कन्विंसेस अस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस. ब्लरिंग, ब्लरिंग मतलब सही साफ ना दिखना, ब्लरिंग लाइन्स बिटवीन फैक्ट एंड फिक्शन. सो वर्ड्स एक मिस्ट्री है हमारी प्रेजेंस की, हमारे बारे में, एंड एक ये इंट्रिकेट डिज़ाइन बनाते हैं that convinces us of our existence, and they blur a line between what is fact and what is fiction, what is reality, what is not real. An engagement with words is most captivating. Captivating is something that captures our mind. Okay, engaging रखता है जो हमें. Captivating, you can also say engaging. Captivating, enchanting, हमें which makes us feel very good, which blows our mind, enchant करना हमें. Okay, and sometimes daunting. Daunting मतलब frightening. And engagement with words, जब हम वर्ड्स के साथ एंगेज करते हैं तो हमें एक एंगेजिंग एटमॉस्फेयर मिलता है, एक एन्चैंटिंग एटमॉस्फेयर मिलता है, और समटाइम्स थोड़ा डराने वाला एटमॉस्फेयर मिलता है with the world. A word, a symbolic entity formed from the ethereal. Ethereal मतलब something which may not be real. Okay. Exist neither as animate nor an inanimate. Animate मतलब something which is there, which is physical, and inanimate which is not physical. Okay. Yet pulsates. Pulsates. पल्सर बाइक सुनिए. पल्सेट्स मतलब समथिंग दैट मूव्स विद ग्रेट मूवमेंट. ओके, येट पल्सेट्स विद लाइफ. तो जो वर्ड्स हैं, इट इज़ अ सिम्बॉलिक एंटिटी. ये एक सिम्बॉलिक एंटिटी है विच इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम एथरियल. एग्जिस्ट, ना कि वो एक फिजिकल फॉर्म एग्जिस्ट करती है, ना कि नॉन फिजिकल फॉर्म एग्जिस्ट करती है, येट इट लिव्स विद लाइफ, इट मूव्स विद लाइफ. इट कैन इमानेट warmth or coldness. It can emit or lead to, emanate का मतलब lead to warmth or coldness. It absorbs emotions or stand dry as a rock. Words can provoke smile and elicit joy. Elicit मतलब निकालना, lead to. Okay, words provoke करते हैं smile and lead to joy. They are like glowworms. Glowworms जुगनू, right? They are like glowworms, momentarily dispelling the surrounding darkness, and act as a life-saving raft among the tumultuous ocean waves. तो जो words होते हैं वो मोमेंट्री हमें ब्राइटनेस देती है, आसपास की जो डार्कनेस होती है उसको एमिट कर देती है, ओशन की तेज तेज वेव्स जो होती हैं उसमें हमें बचा के रखती है. ओके, मतलब बहुत पोएटिक है ये पैसेज. Words grant us ability to explore the world and to see the world in a grain of sand, as William Blake noted. They impart a semantic existence. Human existence, to the lifeless, bestow aesthetic form upon the formless. वो एक human existence देती है जिसमें लाइफ नहीं होती उस चीज़ को. And bestow again means lead to एस्थेटिक फॉर्म अपॉन फॉर्मलेस. ऐसी चीज़ जो फॉर्मलेस नहीं है उसको फॉर्म बनाती है. स्क्रिप्चर्स से दैट वर्ड इज वर्ल्ड. आई से द वर्ल्ड विद इन द वर्ड इज अबोर्ड ऑफ फेथ. सो सी, दिस पैसेज इज वेरी पोएटिक. इट इज़ कम्प्लीटली इन प्रेज ऑफ वर्ड्स. वर्ड्स कैसे हमारी लाइफ को बहुत अच्छा बनाते हैं. वर्ड्स की बहुत तारीफ़ें करी है, वर्ड्स की सारी प्रेज करी हुई है. हाउ वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, एंड दैट इज व्हाट दिस पैसेज इज अबाउट, ब्यूटिफाइंग द वर्ड्स. ओके, सो व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज?
सो आप चार ऑप्शंस पढ़ो, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टोरी टेलिंग, द मिस्ट्री ऑफ ह्यूमन कॉग्निशन नहीं, द इम्पैक्ट ऑफ वर्ड्स ऑन ह्यूमन एग्जिस्टेंस। वर्ड्स की इंपॉर्टेंस बताइए पैसेज में, राइट। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, व्हाट डज अ वर्ड सिंबलाइज? द वर्ड सिंबलाइज एन इनटैंजिबल कंसेप्ट। इनटैंजिबल जिस चीज को हम टच नहीं कर सकते, एक ऐसा कंसेप्ट है वो, राइट। इंटैंजिबल कंसेप्ट है। हाउ डज द पैसेज डिस्क्राइब द वर्ड एबिलिटी टू अफेक्ट इमोशन? वर्ड्स एबिलिटी टू अफेक्ट इमोशन। हाउ डज द पैसेज डिस्क्राइब वर्ड की कैसे एबिलिटी है कि वो इमोशंस को टच कर सके? सो आप ऑप्शंस पढ़ोगे, यू कैन सी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉजिटिव इमोशंस ही वो करता है। इट हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन इमोशंस, ऐसा भी नहीं है। इट इज़ डिवॉइड ऑफ इमोशंस, ऐसा भी नहीं है। वर्ड्स कैन अब्सॉर्ब इमोशंस एंड बिकम इमोशंस themselves. Okay, then we have another question. An engagement with words is the most captivating, enchanting and sometimes daunting encounter with the world. Which of the following conclusions can be drawn from the above statement? So इन तीनों जैसा कुछ भी आपको नहीं दिया हुआ। It is there that words can paint a picture of the world in all different colors. Okay, right. We have two more questions. Which of the following strengthens the author's idea of words being like glow worms, momentarily dispelling the surrounding darkness? What is the idea behind author ki words are like glow worms, momentarily dispelling the surrounding darkness? So words illuminate the minds of the reader. This should be the answer. But according to the provisional answer key, this is given as the answer. तो जो अभी क्लैट की प्रोविजनल आंसर की रिलीज हुई है उसके हिसाब से ए आंसर है, बट आई पर्सनली फील दैट बी शुड बी द करेक्ट आंसर. लेट्स सी व्हेन टाइम कम्स कि उसमें वो चेंजेस करते कि नहीं, बट अकॉर्डिंग टू मी दिस शुड बी द आंसर, बट उन्होंने ये आंसर दिया हुआ है. ओके, ऑलराइट. एंड द लास्ट क्वेश्चन, in the context of passage, what is the significance of the word within the word? In the context of passage, what is the significance of word within the word? अगर इसमें हम options देखें, so it refers to the power of language to create inspiration, energy and faith. This is our answer. All right. So with this, you've seen this passage. And you can understand कि काफ़ी simple passage था, very poetic passage and you could answer easily. काफ़ी छोटा भी passage था. Maths मैंने आपको करा दिया, reasoning का भी passage आपने देख लिया. I hope this session has been useful for you. And if you have any further doubts, you can please connect with us. And that's it. I hope you understood everything. And that's it for today's lecture. Thank you.